आते आते बहुत देर कर दी। 26 सितंबर को आपको आना था, आप आए नहीं। 26 सितंबर का कार्यक्रम ये अकलू राम महतो का नहीं था। क्या लग रहा है, दोनों तरफ से राजनीति की बयार बह रही? क्या राजेश महतो को बुलाहटा नहीं भेजा गया कि राजेश महतो से पूछा नहीं गया? क्या कारण था कि राजेश महतो वहां नहीं आए? आपका जो शर्मा जी जो कैमरा पकड़े हैं, ये आपका बाबूजी का यदि फोटो लेके आपके आंगन में अमर रहे कहेगा तो क्या वो आंगन आप दे दीजिएगा? कि आपकी राजनीतिक विरासत को लूटने की साजिश चल रही थी। साजिश हो रही है या चचा या भैया कि आज हम लोग दोनों दो और विधायक बन गए। यदि आपका साथ मिला तो हम विस्थापित का इस बार कल्याण कर देंगे। कर रहे हैं तो हाकिम महतो जी की मौजूदगी और राजेश महतो जी की पिछले दरवाजे से भी एंट्री नहीं होना, क्या राजेश महतो जी जो बातें कह रहे हैं कि साजिश हो रही है? कितना डिसमिल जमीन गया है इस विस्थापित में? बिरंची जी को हमने कहा, विधायक जी को। दूसरी ऐसी कारण है कि चंदन क्यारी के पूर्व विधायक, बेरमो के पूर्व विधायक, 26 विस्थापित संगठन मिलकर आपकी राजनीतिक विरासत को लूटना क्यों चाहते हैं? उसके बाद एक छोटे से मजदूर मैदान के एक छोटे से पार्ट में लोगों को बुलाया गया और उन्हें उनका कहना है कि यह कार्यक्रम काफी सफल रहा। एज ए विस्थापित नेता, एज ए विस्थापित बेटा, आपको क्या लगता है कि इतनी मेहनत और इतने संगठन के बुलाहटे के बाद भी ये कार्यक्रम क्या सफल हो पाया? नमस्कार, डी फोकस के खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं राम नारायण शर्मा। 26 सितंबर बोकारो के विस्थापितों के इतिहास में एक अमिट तारीख कहा जाता है। बोकारो ही नहीं, झारखंड और बिहार की राजनीति में चाचा के नाम से मशहूर और बड़े राजनेता कहे जाने वाले स्वर्गीय अकलू राम महतो इस तारीख को विस्थापितों के लिए इसे अपने अंदाज में इस तारीख को मनाया करते थे। अभी पिछले 26 सितंबर को बोकारो के मजदूर मैदान में विस्थापित समागम का आयोजन होता है। बड़ा मजमा लगता है, बड़े बड़े राजनेता जुटते हैं। तारीख वही 26 सितंबर, लेकिन इस तारीख को राजनीति और इतिहास में अमिट करने वाले उस शख्सियत के परिवार के सदस्य उस कार्यक्रम से नदारद होते हैं। विस्थापित समागम में स्वर्गीय अकलू राम महतो यानी चाचा के परिवार का कोई सदस्य और उनकी तरफ से घोषित किए गए उनके उत्तराधिकारी राजेश महतो तक नजर नहीं आते हैं। इस समय हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खुद राजेश महतो जी उपस्थित हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं विस्थापित समागम और 26 सितंबर के उस इतिहास को। तो सबसे पहले राजेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। हुजूर, आते आते बहुत देर कर दी। 26 सितंबर को आपको आना था मजदूर मैदान में, आप आए नहीं। शर्मा जी, सबसे पहले तो हम इस दशहरा दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर तमाम बोकारो वासी, झारखंड वासी को बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। आप लोग भी तमाम डी फोकस परिवार को कि आपने मेरे पिता जाने के बाद भी आपने जो सम्मान दिया, सम्मान देकर जो बोकारो में जो मेरी आवाज़ को आप लोगों ने जो पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। उस कार्यक्रम में नजर नहीं आए, कहाँ रह गए थे? किस कार्यक्रम? 26 सितंबर जो आपके बाबूजी बड़े उत्साह से मनाया करते थे, इस साल भी 26 सितंबर को मजदूर मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम हो गया उन्हीं विस्थापितों को लेकर। आपके बाबूजी के नाम से ही राजनीति हुई, बड़े बड़े राजनेता आए विस्थापितों की बात करने। हालांकि क्या बात हुई हमें लगता है कि आपको जरूर जानकारी होगी, लेकिन आप शायद हो सकता है शेयर नहीं कहना चाहते, लेकिन थे कहाँ आप? देखिए शर्मा जी, ये कार्यक्रम 26 सितंबर किसान मजदूर संघ के बैनर तले किया जाता था। अब हमारे पिता नेता थे झारखंड और बिहार का। यदि लोगों को उनका यदि नाम लेके यदि राजनीति करने का मन है तो उनकी फोटो सासाराम के भी माने दीवारों में टंगी हुई है। लोग उनको इतने प्यार देते थे, बिहार झारखंड का लोग, कि उनको नेता मानते थे। लोग इनको प्यार देने के साथ साथ इन लोगों को बहुत दिल में बसा के रखे थे। यदि इन लोगों को भी विस्थापित का बेटा थे
विस्थापित लोगों ने भी बहुत प्यार दिया है। बोकारो के माताओं, बहनों, भाइयों, पूरे बोकारो वासी ने हमारे पिता को प्यार दिया है। उनका नाम लेके यदि किसी को राजनीति करने का विचार है तो कर सकते हैं, मगर 26 सितंबर का कार्यक्रम ये अकलू राम महतो का नहीं था, इसलिए कि ये कार्यक्रम किसान मजदूर संघ के बैनर तले हो रही थी, होती थी हमारे पिता के वक्त में, मगर किसान मजदूर संघ का कहीं भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं था, इसलिए इस कार्यक्रम को अकलू राम महतो का नहीं कहा जा सकता है। इसलिए आप शामिल नहीं हुए? नहीं, शामिल हम क्यों होंगे। प्रबंध संपादक हमारे हिमांशु जी भी हैं, आपने सुना इनकी बात को, एकदम राजनीतिक चतुराई अपने बाबूजी की याद दिला रहे हैं कि हम शामिल क्यों होंगे, क्योंकि किसान मजदूरों को तो बुलाया नहीं गया था, लेकिन विस्थापितों के नाम पर राजनीति हुई, आपने बहुत करीब से देखा। राजेश जी के वक्तव्य को भी सुना, क्या लग रहा है, दोनों तरफ से राजनीति की बयार बह रही है? नहीं, एकदम सही बात राजेश जी कह रहे हैं। करीबन 15 साल से हम लोग न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं और विस्थापित क्षेत्र में स्वर्गीय अकलू राम महतो हर साल 26 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम करते थे। और जब हम लोग 26 तारीख को न्यूज़ कवरेज करने के लिए सड़कों पे भी जब थे तो जितने भी नेता आए थे, चाहे आजसू के नेता थे, चाहे विस्थापित नेता थे, उन्होंने कहा कि 26 तारीख को अकलू राम महतो एक कार्यक्रम कराया करते थे। ये कार्यक्रम बरसों बरस से चला आ रहा है, उस परंपरा को निभा रहे हैं। लेकिन पूरे बोकारो की जनता, राजेश जी खुद यहाँ आए हुए हैं, हम भी जानना चाहेंगे राजेश जी से, क्योंकि पूरे बोकारो के विस्थापित के घर घर में लोग जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा मेला लगाया गया और इनके पिता के नाम पे लगाया गया, अकलू राम महतो के नाम पे लगाया गया, शुरुआत भी महुआर से की गई, तो राजेश महतो को कहाँ कमी खल गई और राजेश महतो क्यों नहीं रहे? क्या राजेश महतो को बुलाहटा नहीं भेजा गया, कि राजेश महतो से पूछा नहीं गया? क्या कारण था कि राजेश महतो वहां नहीं आए? जरूर हम जानना चाहेंगे। कहाँ कमी रह गई थी? हिमांशु जी, मेरे पिता का मरे हुए अभी साल भर नहीं हुआ है। हम लोगों को, भाइयों को, मेरी माँ को और यहाँ के मेरे चाहने वाले पिताजी का, कार्यकर्ताओं का आंख में अभी तक आंसू भी नहीं सूखा था। हम एक घर जब ढह जाता है तो उस घर को भी बनाने में वक्त लगता है। मेरे तो पिता चले गए थे। हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपका 50 में घर है, मेरे पिता से पहले आपके पिताजी दुनिया से गए। पिता क्या होते हैं, पिता का दर्द क्या होता है, ये तो आप बखूबी जानते हैं। आपके पिता ने आपको 50 में घर दिया, मगर मेरे पिता ने 2 घर दिया, एक राजनीतिक घर और एक रहने का घर, जिसमें से 5 भाई हम लोग थे, है अभी भी। 5 भाई में मुझे पिताजी ने चौथा नंबर होने के बावजूद भी मुझे जिम्मेवारी दिया। यदि आपके पिता मरने के बाद उस 50 के घर में आपका जो शर्मा जी जो कैमरा पकड़े हैं, ये आपका बाबूजी का यदि फोटो लेके आपके आंगन में अमर रहे कहेगा, तो क्या वो आंगन आप दे दीजिएगा? क्या राजेश महतो मानते हैं कि आपकी राजनीतिक विरासत को लूटने की साजिश चल रही थी? साजिश हो रही है। मेरे पिता साल भर मरा हुआ नहीं हुआ। ये 26 सितंबर का जो कार्यक्रम है, ये मेरे पिता क्या करते थे, मगर बाटुल बाबू और उमाकांत बाबू दोनों ने कभी यदि ये 26 सितंबर का कार्यक्रम यदि मेरे पिता के रहते किए होते, उन लोग झारखंड में बनने के बाद वो विधायक भी बने, उमाकांत बाबू मंत्री बने। यदि ये साझा मंच मेरे पिता के रहते हुए यदि ये साझा मंच बना होता तो आज विस्थापितों का तस्वीर और तकदीर कुछ अलग होता। मगर मेरे पिताजी जिंदा रहे, झारखंड बनने के बाद एक बार भी वो विधायक नहीं बन पाए। वो झारखंड में, बिहार में विधायक बने 1980 में, 1995 में विधायक बने, मंत्री भी बने, मगर उनका विधायक को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। मगर 2000 में झारखंड बनने के बाद हमारे गार्जियन माननीय बाटुल महतो जी को हम प्रणाम करते हैं, उमाकांत रजक जी बड़े भाई को प्रणाम करते हैं कि इन लोग दोनों विधायक बने थे, मंत्री भी बने। इन लोगों ने एक बार भी आके अकलू राम महतो को नहीं कहा कि सर या चचा या भैया कि आज हम लोग दोनों 2 और विधायक बन गए, यदि आपका साथ मिला तो हम विस्थापित का इस बार कल्याण कर देंगे। यदि ऐसा किया होता तो हमको लगता है कि आज ये जरूरत नहीं पड़ता करना।
क्या लगता है विस्थापितों के नाम पर विस्थापितों के कल्याण की बात इस समागम में नहीं होनी थी, इसलिए आपके परिवार को दरकिनार किया गया? नहीं, हमको कोई दरकिनार नहीं किया है। जी। मैं अकलूराम महतो का बेटा हूँ। अकलूराम महतो के यहाँ के विस्थापितों ने उनको विधायक बनाया, बोकारो के गरीब गुरबाओं ने बनाया, यहाँ के अल्पसंख्यकों ने बनाया। वो दुनिया से जाने से पहले राजेश महतो की विरासत में बैठा के गए हैं। यदि इस विस्थापित को बचाने के लिए, इस विस्थापित को न्याय दिलाने के लिए, इस बोकारो को, गरीबों को उत्थान के लिए यदि राजेश महतो को अपना प्राण की बलि देना होगा तो राजेश महतो पीछे नहीं हट सकता। राजेश महतो पीछे नहीं हटेंगे। इनके जो जुबान है, लफ्ज जो है, इसमें साफ दर्द दिख रहा है। क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए शर्मा जी, राजेश महतो जी की बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं। लंबे समय से राजेश महतो के पारिवारिक संबंध हमारे रहे हैं, राजनीतिक संबंध भी रहे हैं। राजेश महतो जी राजनीति में जब आ रहे थे तो शुरुआती दौर में डी फोकस ने लॉन्च जिसे कहा जाता है बड़े स्तर पे किया था, और तब से लेकर अभी तक हम लोगों ने देखा है। लेकिन राजेश महतो जी से जरूर मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि राजेश महतो जी कह रहे हैं कि वहां पर हमारे पारिवारिक सदस्य नहीं दिख रहे थे, लेकिन कहा जाता है कि अकलूराम महतो, जो स्वर्गीय अकलूराम महतो थे, उनके सबसे करीबी हाकिम महतो वहां मौजूद थे, और उन्होंने लगभग 30 दिनों तक विस्थापित गांवों में दौरा किया और घर घर जाके कहा कि स्वर्गीय अकलूराम महतो जी इस तारीख को आंदोलन किया करते थे, इसीलिए हम उनकी याद में यह कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हाकिम महतो जी की मौजूदगी और राजेश महतो जी की पिछले दरवाजे से भी एंट्री नहीं होना, क्या राजेश महतो जी जो बातें कह रहे हैं कि साजिश हो रही है, साजिश में कितना उन्हें मतलब महुआर और चिटाही की उपस्थिति थी, राजेश महतो नहीं थे? मतलब हिमांशु जी, बाटुल बाबू और उमाकांत बाबू का प्रोग्राम था, और जी वो आप नाम ले रहे हैं, ये कोई मायने नहीं है। जब अकलूराम महतो का पुत्र नहीं है, 5 पुत्रों में से कोई भी पुत्र उस स्टेज में रहते तो उसको माना जा सकता था। लेकिन हम आपसे यही बोलेंगे कि राजनीति अकलूराम महतो ने अपना पुत्र को दिया है। जो मेरे स्टेज में मेरे साथ हैं वही अकलूराम महतो का आदमी कल थे और आज है और कल रहेंगे। जो राजेश महतो को छोड़ के यदि किसी स्टेज में गए हैं तो आप समझिए कि वो अकलूराम महतो कल का नहीं थे। वो अकलूराम महतो का आदमी आज भी नहीं है और कल भी भविष्य में नहीं रहेंगे। क्या लोग मान ले कि हाकिम महतो के साथ जो आपके रिश्ते थे वो अकलूराम महतो के चले जाने के बाद समाप्त हो गए? देखिए, रिश्ता वो पारिवारिक तो रिश्ता रहेगा ही, मगर अब उनकी सोच है, वो हमसे उम्र में बड़े हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। वो हमसे उम्र में बड़े हैं, उनका भी सोच है, उनको भी राजनीति करने के लिए स्वतंत्र है। इस देश में कोई भी राजनीति कर सकते हैं, उसके लिए हम इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हम सिर्फ यही जानते हैं कि हम लोग 5 भाई हैं, 5 भाई में हम 4 नंबर हैं। हमारे सभी भाइयों, मेरी 2 बहनें और मेरी माँ, इन लोगों ने तमाम ने आपके मीडिया के समक्ष भी, हमारी माँ ने मरणोपरांत, मेरे पापा के मरणोपरांत आपको कहा है कि वह राजेश महतो इसका उत्तराधिकारी है। इसके अलावा हम किसी को नहीं जानते। तो बोकारो की जनता राजेश जी जानना चाहेगी कि ये जो 26 तारीख का समागम हुआ, इस समागम का जवाब क्या देंगे राजेश महतो? जवाब हम उनको जवाब नहीं देंगे। जवाब तो हमको बीएसएल प्रबंधन को देना है। हम 26 सितंबर का कार्यक्रम हम तो भगवान से चाह रहे हैं। हम उन नेताओं से भी, हम विस्थापित के जितने भी बड़े बड़े नेता उसमें थे, बाटुल बाबू थे, उमाकांत जी थे, हम यही आप लोगों से हम निवेदन करेंगे कि आप लोग से प्रार्थना करेंगे कि आप विस्थापित जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार हो गए हैं, नियोजन के लिए भटक रहे हैं, आप यदि मेरे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप प्रबंधन से कुछ विस्थापित को नियोजन दिलाने का काम करेंगे तो बहुत कृपा होगी। राजेश महतो इतने नाराज किए हुए, जबकि उनमें से कई नेताओं से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि हमने अकलू चाचा की प्रतिमा लगाने की महुआर स्टेडियम में तो मांग रखी है, फिर राजेश महतो इतने नाराज क्यों हैं उनसे? अब मेरे पिताजी का प्रतिमा यदि बिहार में लगेगा तो हमसे पूछने की क्या जरूरत है? वो नेता है, कोई भी लगा सकते हैं, उससे क्या हमको लेना देना है। मगर राजनीति तो अपना बेटा को विरासत में बना के गए हैं। अब आप एक बात बताइए, 1 मिनट हिमांशु जी, आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि
मान लीजिए अभी जो बाटुल जी पूर्व विधायक हैं भाजपा के, और उमाकांत जी भी हमको लग रहा है कि भाजपा समर्थित है, और जितने भी संगठन हैं मैं करीब करीब सबको जानता हूँ, उसमें से हमको लगता है 80% लोग भाजपा से समर्थित हैं। कल 2014 का चुनाव में भी बिरंची नारायण जी और बाटुल जी एक दूसरे का विधानसभा में वोट मांग कर विधायक बने। ये इनको मदद किए, वो उनको मदद किए। 19 में भी बाटुल जी आए यहाँ विधायक, मैंने बाटुल जी को बिरंची जी को विधायक बनाने, अब बिरंची जी भी गए हैं वहाँ, और इन लोग 2024 में भी दोनों एक दूसरे का मदद करेंगे। और अभी जो हम मीडिया के माध्यम से बाटुल बाबू और बिरंची जी को जो मैंने आपसी अंडरस्टैंडिंग लड़ाई देख रहे हैं, इन लोग दोनों का आपसी अंडरस्टैंडिंग लड़ाई है। यदि आपसी अंडरस्टैंडिंग लड़ाई नहीं होती तो केंद्र में इनकी सरकार चल रही है। अभी हम करीब 10 दिन पहले यहाँ शशि भूषण मेहता जी आए थे, हम जेएमएम में थे, शशि भूषण मेहता जी भी जेएमएम में थे। बोकारो के आने के क्रम में उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि राजेश जी कहाँ हैं। हमने बोल कि हम एडीएम में हैं, बोकारो के अंदर में। तो मैं 1 बजे सर्किट हाउस आ रहा हूँ। मैं सर्किट हाउस गया, वहाँ उस सर्किट हाउस के एक रूम में बिरंची नारायण जी बोकारो के विधायक महोदय, हमारे गोमिया के विधायक माननीय लंबोदर महतो जी और बिरंची बाबू बैठे हुए थे। मैं अंदर गया, बातचीत होते होते हमने बिरंची नारायण जी को बोला, विस्थापित का वो बात बोलने लगे, बाटुल बाबू के बारे में बोलने लगे। तो हम बोले भैया आपका कितना डिसमिल जमीन गया है इस विस्थापित में? बिरंची जी को हमने कहा, विधायक जी को। तो बोले मेरा 1 डिसमिल भी नहीं गया। तो बोला आपका 1 डिसमिल नहीं गया तो विधायक तो बन गए ना, आपको विधायक तो लोग बेचारा बना दिए। आप बोलने लगे कि पूर्व के विधायकों ने, जनप्रतिनिधियों ने कुछ नहीं किया, सब रोड को हमने बनाया, सब कार्य हम किए हैं। तो माननीय विधायक महोदय यदि आपका चैनल के माध्यम से सुन रहे होंगे तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 2014 से पहले आप जब टिकट लेने से पहले इस बोकारो का विस्थापित का छोड़ दीजिए, बोकारो का जन समस्या को लेकर भी यदि नगर पालिका, बिजली ऑफिस, प्रखंड कार्यालय में कहीं टेंट लगा के नहीं, यदि छाता लगाकर भी यदि कहीं मांग की होंगे तो आप उसका डेट और तिथि तय कर दीजिएगा। बोकारो के लोग जानना चाहते हैं और हम भी। अब दूसरी आ जाइए, 2014 में आपने विस्थापित में गया वोट मांगने के लिए, आप बोलते हैं किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया, लेकिन मेरे पिताजी के बनाए हुए रोड में ही आपने जाके वोट मांगा है। क्या आप उड़ के गए थे वोट मांगने के लिए? अरे इस बोकारो का मैप को, इस नक्शा को मेरे पिता ने बनाया है। जिस पुनर्वास क्षेत्र विस्थापित का बोल रहे हैं, मेरे पिता ने उसका नक्शा बनाया है इस बोकारो के धरती में। यही बातें लोग समझना चाहते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी कारण है कि चंदन क्यारी के पूर्व विधायक, बेरमो के पूर्व विधायक, 26 विस्थापित संगठन मिलकर आपकी राजनीतिक विरासत को लूटना क्यों चाहते हैं? क्योंकि मैं राजनीति नहीं करता, लोग राजनीति नहीं करते हैं, आप कहते हैं कि हम राजनीति परिवार से। जरा आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि आपकी राजनीतिक विरासत को लूटने के लिए इतनी बड़ी साजिश क्यों की जा रही है, और इसमें कौन कौन लोग शामिल है और क्या इन लोगों की मंशा है? कोई भी राजनीतिक विरासत नहीं लूट सकता है। बगल में आप बेरमो में चले जाइए, माननीय राजेंद्र सिंह जी चले गए, उनका बेटा को जनता ने गोद में बिठा लिया। टेकलाल बाबू चले गए, उनका जाके बेटा को गोद में बिठा लिया। मेरे पिता ने भी इस बोकारो में बहुत सारे कार्य किए हैं गरीब गुरबाओं के लिए। कोई विरासत लूट नहीं सकता है। मुझे सिर्फ आशा इस बोकारो में हमारे गरीब गुरबाओं विस्थापितों का है, और हमारे जो उमाकांत बाबू हैं, यही लड़ाई, जो लड़ाई बोकारो में लड़ना चाहते हैं। आप चले जाइएगा यदि जोधाडी मोड़ में डेली सुबह में, तो चंदन क्यारी से बेचारा टूटा हुआ साइकिल से, हमको लग रहा है हजारों लोग यहाँ पर काम करने के लिए अपार्टमेंट वगैरह में आते हैं। मगर इतनी बड़ी आपका इलेक्ट्रो स्टील बना है, यही दम खम यदि चंदन क्यारी में लगाते हैं, चंदन क्यारी के लोगों ने उनको इतना बड़ा मान सम्मान दिया, विधायक से मंत्री तक पहुंचाया,
मगर उन्होंने ये सम्मान नहीं देकर, नहीं ताकत लगाकर बोकारो में लगा रहे हैं। तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, बाटुल बाबू को भी दो बार विधायक वहाँ बनाए। वहाँ की जनता वहाँ भी विस्थापित है। यही शक्ति यदि वो लगाते हैं वहाँ जहाँ पर लोग इनको इतना बड़ा सम्मान दिया, यदि वो छोड़ के आ रहे हैं तो ये तो भाई उन लोग गार्जियन हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, हम उन लोग को प्रणाम करते हैं। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोग क्या गेम कर रहे हैं ना क्या करते हैं। हम सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि मेरे पिता ने जो जिम्मेवारी बोकारो को सेवा के लिए दिए हैं, राजेश महतो जब तक जिंदा रहेंगे इस बोकारो को ईमानदारी से निष्ठावान पूर्वक जिस तरह मेरे पिता ने सेवा करने का काम किया है, हम जीवन भर करते रहेंगे। तो हमारे दर्शक एक चीज और जानना चाहेंगे, हम भी जानना चाहेंगे। 30 दिनों तक लगातार 26 संगठनों ने दिन रात एक कर विस्थापित गांवों का भ्रमण किया। मुझे याद है कि आपने भी एक बार विस्थापित जन जागरण अभियान के लिए पूरे बोकारो स्टील सिटी का भ्रमण किया था और विस्थापित क्षेत्र में अलग से भ्रमण किया था। मैं भी आपके साथ था, मेरी पूरी टीम भी आपके साथ घूमी थी। इस बार भी इन लोगों ने करीबन 26 संगठनों ने 30 दिनों तक लगातार मेहनत किया। उसके बाद एक छोटे से मजदूर मैदान के एक छोटे से पार्ट में लोगों को बुलाया गया और उनका कहना है कि यह कार्यक्रम काफी सफल रहा। एज ए विस्थापित नेता, एज ए विस्थापित बेटा, आपको क्या लगता है कि इतनी मेहनत और इतने संगठन के बुलाहटे के बाद भी ये कार्यक्रम क्या सफल हो पाया? देखिए, कार्यक्रम सफल हुआ कि असफल हुआ ये तो हम नहीं जानते। हर कार्यक्रम करने वाला जानता है कि हम सफल हो चुके हैं। लेकिन हम विस्थापित जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, मेरे पिता के वक्त में कम पढ़े लिखे थे हिमांशु जी, साक्षात्कार नहीं थे, साइन करने नहीं जानते थे। मगर अभी तो सब लड़के पढ़े लिखे हैं, एमए किए, बीए किए, एमटेक किए, डॉक्टरेट किए, एमसीए किए, बीसीए किए, बीटेक किए हैं, वेल्डर, फिटर, रिगर, कंप्यूटर साइंस से लेके तमाम डिग्रियां प्राप्त हमारे आज के में विस्थापित में है। यदि ये विस्थापित भाजपा को वोट भी दिए, भाजपा का यहाँ विधायक भी हैं और एमपी भी हैं, सांसद भी भाजपा के हैं, तो बाटुल जी भी भाजपा के हैं, उमाकांत बाबू भी भाजपा के हैं। क्यों नहीं इन लोग विस्थापित को यदि सही में हितैषी है तो इन लोग आपस में मिल जाए? क्योंकि 2024 का चुनाव में फिर मिलेंगे, फिर गले मिलेंगे इन लोग, ये तय है। ये तय है, बाटुल बाबू और बिरंची बाबू 2024 में तय है मिलेंगे, वोट मांगेंगे एक दूसरे के लिए। और जो ये समागम जो बना है उसमें भी कई एक नेता भाजपा का तो एकदम मतलब गुणगान करने वाले हैं, जो बिरंची को भी जिताने में, इनको माननीय विधायक जी को भी जिताने में और बाटुल जी के लिए भी जी जान लगाए हैं। तो ये जो सेल है, हिमांशु जी आप भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, देश दुनिया देखे हैं, ये जो सेल है बोकारो स्टील प्लांट, ये तो केंद्र से संचालन हो रहा है। इसका इस्पात मंत्री से संचालन हो रहा है। इस्पात मंत्री किसका है? भाजपा की है। और यहाँ भाजपा का विधायक भी है, भाजपा का सांसद भी है, बाटुल बाबू भी भाजपा है। तो हम आप लोग से निवेदन करना चाहते हैं माननीय विधायक महोदय और बाटुल बाबू, आप लोग एक बार अपना झगड़ा जो भीतरिया लड़ रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, एक बार आपस में गले मिल जाइए विस्थापित के लिए। और आप लोग दिल्ली के लिए ट्रेन में टिकट कटाइए। जितने भाजपा करने वाले बोकारो में, छोटे से लेके बड़े से लेके पूर्व विधायक, सांसद, विधायक जितने हैं, सही मायने में यदि विस्थापित का आप हितैषी हैं, नियोजन चाहते हैं, तो टिकट कटा के सीधा चल जाइए इस्पात मंत्री के यहाँ बैठ के जाके धरना दीजिए। और धरना देके जब तक इस्पात मंत्री 20,000 नियोजन नहीं देगा, जीओटी, एसओटी और 4th ग्रेड जो बरकरार है, हम लोग का जो प्रक्रिया चल रही थी उसको जब तक चालू नहीं करेगा, आप वहाँ से वापस नहीं आइएगा, लेकर आइएगा। तो हम दावे के साथ कहते हैं कि ये अमरेंदु प्रकाश जी जो डायरेक्टर इंचार्ज हैं, उसका हिम्मत नहीं है कि इस्पात मंत्रालय का आदेश कोई पारित नहीं होने देगा। कल से विस्थापित की नौकरी होने लगेगी। आए दिन तो हम हमेशा देखते हैं माननीय विधायक महोदय को दिल्ली का ये दरवाजा गए, ये कॉलेज बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए। अभी कुछ दिन पहले सोमा मंडल को लाए थे चेयरमैन के लिए।
एक बार भी वो बोले कि इन लोगों विस्थापित का नियोजन के लिए ये गए हैं? पिछले बार जब 2014 में जीते हैं हिमांशु जी, तो उस समय भी विधायक थे, केंद्र में सरकार थी और यहाँ रघुवर दास जी भी भाजपा के सरकार था, लेकिन उस समय भी विस्थापित का नहीं कुछ हुआ। ये सब एकदम ढकोसला है। दोनों जन मिले हुए हैं। यदि दोनों एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं तो हम आपसे मांग करते हैं, काम करिए, आप ही का सरकार चल रहा है, दोनों का आप ही का सब कुछ है, CBI विजिलेंस सब है। आप लोग बोल दीजिए, आपको आप लोग का संपत्ति को सार्वजनिक कर देंगे, संपत्ति को सार्वजनिक कर दे दोनों का। तो राजेश जी, वो दूसरा मुद्दा है। इनका साफ साफ अब कहना है कि दिल्ली का टिकट, राजेश महतो ने अपना राजनीतिक प्लान शुरू कर दिया है कि हमारे जो विधायक और पूर्व विधायक है ये दिल्ली का टिकट कटवा ले और दिल्ली जाकर सीधे इस्पात मंत्री से बात करे। लेकिन यहाँ राजनीति विस्थापितों को लेकर टिकट लेने के होड़ मची हुई है और यही देखा जा रहा है कि बोकारो के विस्थापितों को लेकर जो टिकट है, विस्थापित हित की बात करते हुए किसके पाले में जाएगा ये आने वाला समय बताएगा। इस समय हमारे साथ राजेश महतो जी थे और हमारे प्रबंध संपादक हिमांशु जी थे। दोनों का चक्रव्यूह के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत आभार। थैंक यू, धन्यवाद।